तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त में जब दुनिया खत्म होने के कगार पर थी और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। उन बचे हुए लोगों को अलग अलग कैप्सूल्स में रखा गया था जहां उनका एक दूसरे से पूरा संपर्क सिर्फ वीडियो कॉल्स के जरिए होता था। उन कैप्सूल जैसे बंकर में उन्हें 5 साल गुजर चुके थे और सभी लोग अभी भी अपने बंकर्स में अकेले रह रहे थे। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था और हर बंकर सिर्फ एक पर्सन के लिए बनाया गया था। और अगर उन्हें दूसरे सर्वाइवर से बात करनी होती थी तो वो उसके लिए एक कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे जो एक बार में सिर्फ 7 लोगों को वीडियो कॉल पर जोड़ने की इजाजत देता था। और उन्हें खाना भी एक पाउडर की फॉर्म में मिलता था जिसमें विटामिन और मिनरल्स एक सिंगल पर्सन की जरूरत के हिसाब से भरे हुए होते थे। और उन बंकर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स दिन रात की साइकिल बनाती थीं ताकि उन लोगों की नींद का टाइम फिक्स रहे। बंकर में मौजूद हर एक के पास एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल भी होती थी जिसे हर रोज चलाना उनके रूटीन का हिस्सा बन गया था। साइकिल चलाने से उनका शरीर सिर्फ फिट ही नहीं रहता था बल्कि साथ साथ वो बंकर को पावर भी प्रोवाइड करवाता था। फिलहाल उनके ग्रुप में सिर्फ 7 ही लोग थे जो इतने सालों से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने कोड नेम्स अमेरिकन सिटीज के नाम पे रखे थे जैसे कि ऑरलैंडो, शिकागो, फिनिक्स, डेनवर, बोस्टन, एटलांटा और ह्यूस्टन। और जब एक दिन वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तब ऑरलैंडो ने रिवील किया कि पेंडेमिक से पहले वो लोगों को मारा करता था, जो सुनकर बाकी सब लोग शौक में आ जाते हैं। इस बात को जानकर वो काफी ज्यादा डर भी गए थे, लेकिन ऑरलैंडो के चेहरे पर बिल्कुल भी शर्म या पछतावा नहीं था, बल्कि वो उनसे कहता है कि उसे दूसरों को परेशान होता हुआ देखकर मजा आता था। वो बार बार उन्हें याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी कितनी अंधेरी और डरावनी है। और वो खासकर एटलांटा को ताना मारते हुए उससे कहता है कि उसके बच्चे शायद अब तक बाहर कहीं मर चुके होंगे और अब ऑरलैंडो की बातें हद पार कर चुकी थीं। तब बोस्टन जो ग्रुप का लीडर जैसा था उसने वोटिंग की बात उठाई ताकि ऑरलैंडो को परमानेंटली उनके कम्युनिकेशन सिस्टम से हटा दिया जाए। हालांकि एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि जिसे एक बार हटा दिया जाए उसे वापस कम्युनिकेशन सिस्टम में लाना नामुमकिन होता है। और जब वोटिंग हुई तो बोस्टन, एटलांटा और शिकागो ने उसे रिमूव करने के पक्ष में वोट दिया, जबकि फिनिक्स ने स्ट्रांगली अपोज किया क्योंकि उसका मानना था कि किसी को उसके पास्ट के लिए जज करना गलत है। जबकि डेनवर ने फिनिक्स का साथ दिया जैसे कि वो हमेशा से करता आया था। वोटिंग के दौरान ह्यूस्टन ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था और फाइनल वोट देना नहीं चाहता था। वोटिंग हो ही रही थी कि तभी ऑरलैंडो ने खुद ही कह दिया कि उसे ग्रुप से हटा दिया जाए, लेकिन जाने से पहले अपनी उसी अकड़ में उसने कुछ और ताने मारे और उन सब की बुराइयां करने लगा। खैर लंबी डिस्कशन के बाद डेनवर ने फाइनली ऑरलैंडो का सिस्टम से कनेक्शन काट दिया और फिलहाल रात के वक्त हम फिनिक्स को देखते हैं जिसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसका मन गिल्ट और टेंशन से भरा हुआ था। तभी डेनवर ने उसे प्राइवेट वीडियो कॉल किया और फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी दिल की बात की। फिनिक्स उससे कहती है कि उसे दूसरों के पास्ट को जज करना ठीक नहीं लगता, पर डेनवर ने उसे प्यार से याद दिलाया कि ऑरलैंडो अब भी सेफ है और फिलहाल वो फ्लोरिडा में अपने बंकर में जिंदा है। कुछ देर तक बात करने के बाद आखिर में दोनों ने स्क्रीन पर अपने हाथ रखे और इमोशनली एक दूसरे को गुड बाय बोलकर सो गए। और इसी के साथ 8 महीने बीत जाते हैं और फिलहाल सबका हाल और भी खराब हो गया था। फिनिक्स को इंसोम्निया हो गया था और उसे बार बार अपनी माँ के बुरे सपने आने लगे थे। दूसरी तरफ ह्यूस्टन का स्लीप सिस्टम खराब हो चुका था और उसका दिन रात का रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया था। और क्योंकि काफी सालों से वो एक बंद जगह पर अकेले रह रहे थे इसलिए ग्रुप के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और अब उनके बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। उन सब के बीच आपस में हो रही लड़ाई को देखकर एटलांटा रोज प्रेयर करने लगी थी ताकि उसे सुकून मिल सके। और एक दिन फिनिक्स भी उसके साथ प्रेयर में शामिल हुई, जो कि कई सालों बाद ऐसा हुआ था। सुबह प्रेयर करने के बाद दोनों ने अपना अपना हेल्थ स्टेटस चेक किया, पहले अपना पर्सनल डाटा और फिर ग्लोबल स्टेटस। ग्लोबल डाटा देखकर सब घबरा गए थे क्योंकि शुरुआत में 5 लाख सर्वाइवर्स थे लेकिन अब 4,90,000 से भी कम रह गए थे। उनके हिसाब से हर दिन लगभग 6 लोग मर रहे थे। मगर शिकागो कहता है कि ऐसे स्टेटस ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे सिर्फ टेंशन बढ़ रही है। और अब जैसे उनके बीच एक और लड़ाई होने वाली थी कि तभी सबका ध्यान हटाने के लिए शिकागो ने एक पुरानी इंस्ट्रक्शनल वीडियो चालू कर दी जिसमें नैन नाम की एक औरत थी और उसी ने ये बंकर्स डिजाइन किए थे। हालांकि वो सभी लोग उस वीडियो को 1000 बार देख चुके थे। उसी रात फिनिक्स और डेनवर एक बार वापस से वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। वो स्क्रीन के सामने अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे और दोनों अपने रियल नेम्स का यूज करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये पहली बार हुआ था जब उन्होंने अपने सिटी कोड नेम्स के बिना ही बात की थी। लेकिन अगले दिन सुबह उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि स्टेटस वाला सिस्टम ग्लिच करने लगा और फिर वो एकदम बंद हो गया। साथ ही ह्यूस्टन का स्लीपिंग प्रोग्राम भी खराब हो गया था।
जो देखकर फिनिक्स को शक हुआ कि हो सकता है जब ओरलैंडो को सिस्टम से हटाया गया था तब शायद सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ हो गई हो। साथ ही उसने ये भी पॉइंट किया कि ग्रुप में हमेशा 7 लोग होते थे और अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसका सिस्टम खराब हुआ है। हालांकि बाकी लोग फिनिक्स के इस आइडिया से एग्री नहीं करते। तब डेनवर भी कहता है कि वो टेक्निकल तरीके से ओरलैंडो को वापस नहीं ला सकता क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो जानने के बाद फिनिक्स नाराज हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि डेनवर झूठ बोल रहा है और ट्राई भी नहीं कर रहा। तभी उसने डिसाइड किया कि कुछ वक्त के लिए वो ग्रुप से बात नहीं करेगी। अचानक फिनिक्स के बात बंद करने की वजह से डेनवर चिंतित हो गया, जिसके बाद वो उसे प्राइवेट कॉल करके प्यार से समझाता है कि वो वाकई में उसकी मदद करना चाहता है। जो सुनकर फिनिक्स थोड़ा इमोशनल हो गई और उसने डेनवर को अपना एक गहरा राज बताया। उसने बताया कि उसकी माँ पेंडेमिक के आने से पहले ही मर चुकी थी और जब उसकी सर्वाइवल लॉटरी अनाउंस हुई थी तब वो जेल में थी और उसने अपने फादर को कभी नहीं देखा था क्योंकि वो उसके बचपन में ही गुजर गए थे और सिर्फ उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। लेकिन काम की वजह से वो दोनों ज्यादा टाइम साथ नहीं बिता पाती थी और टीनेज में फिनिक्स गलत लोगों के साथ मिल गई थी, जिस वजह से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे और साथ ही झूठ, चोरी और एडिक्शन उसका जीवन का हिस्सा बन गया था। और 17 की उम्र में वो घर से भाग गई थी। जब वो वापस आई तो हालात और ज्यादा खराब हो चुके थे। एक दिन जब वो ड्रग्स के नशे में थी तो उसे लगा कि उसकी माँ ने उसके ड्रग्स छुपा दिए हैं और उसने गुस्से में आकर अपनी माँ को जान से मार दिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ड्रग्स तो उसके रूम में ही छुपे थे, जिन्हें वो खुद रखकर भूल गई थी। इतना सब कुछ जानने के बाद डेनवर को समझ आया कि फिनिक्स ओरलैंडो के रिमूवल के अगेंस्ट क्यों थी। हालांकि उसका अभी भी ये मानना था कि फिनिक्स और ओरलैंडो के क्राइम्स अलग लेवल के थे, लेकिन फिनिक्स के गिल्ट को समझकर डेनवर ने डिसाइड किया कि वो ओरलैंडो को कनेक्शन वापस लाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद डेनवर ने घंटों तक सिस्टम पर काम किया और काफी मेहनत के बाद एक रात वो फाइनली ओरलैंडो का चैनल वापस ऑनलाइन लाने में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन चेक करने पर जब ओरलैंडो का बंकर देखा तो उसमें ओरलैंडो नहीं था। इस सब के बारे में जब ग्रुप को बताया तो बोस्टन बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि डेनवर और फिनिक्स ने उनके पीठ पीछे ऐसा काम किया है। दूसरी तरफ ह्यूस्टन डर गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि शायद ओरलैंडो ही उसके स्लीप सिस्टम के साथ कुछ कर रहा है। तभी फिनिक्स उनके सामने एक और बात रखती है। वो उनसे कहती है कि शायद हो सकता है ओरलैंडो भाग गया हो। हालांकि अटलांटा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि डोर्स तो लॉक्ड हैं, जबकि असली बात तो ये थी कि आज तक किसी ने भी कभी अपना बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं की थी। तब बिना किसी को बताए फिनिक्स ने डिसाइड किया कि वो अपना डोर खोल कर देखेगी। फिनिक्स के इस डिसीजन ने सबको चिंता में डाल दिया था। तब सब लोग उसे बार बार रोकते हैं लेकिन फिनिक्स अपने बंकर का डोर खोलने का सोचने लगती है। बाकी सब लोगों को डर था कि अगर डोर खुला तो कहीं डेडली वायरस अंदर ना घुस आए। हालांकि फिनिक्स फिलहाल ऐसा नहीं करती और थोड़ी देर बाद बोस्टन फिनिक्स से अलग में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन करता है और फिनिक्स अब इस पूरे ग्रुप के टेंशन भरे एटमॉस्फेयर को देखकर ये मानने लगी थी कि लीडरशिप बदलनी चाहिए। लेकिन बोस्टन उसकी बात से एग्री नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि फिनिक्स की बातें अब डेनवर जैसे लगने लगी हैं, जिसके ऊपर बोस्टन को पहले से ही कभी भरोसा नहीं था। बोस्टन ने बताया कि डेनवर हमेशा उसे उसके फादर की याद दिलाता रहता था। उसके फादर बाहर से काफी फ्रेंडली दिखते थे लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक इंसान थे। जिसके बाद फिनिक्स ने बोस्टन को समझाया कि वो डेनवर को अच्छी तरह से जानती है और वो उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पर फिर भी अपनी बात रखने के बावजूद उसके मन में कहीं ना कहीं छोटा सा शक था। तब फिनिक्स ने सोचा कि उन्हें उसकी कुछ पुरानी बातें दोबारा देखनी चाहिए। जिसके बाद फिनिक्स ने अपने और डेनवर के बीच पुरानी फुटेज दोबारा देखना शुरू की और जैसे जैसे यादें वापस आईं उसका मन और बेचैन होने लगा। वो सारी फुटेज देखने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद ओरलैंडो ने भी कोई पर्सनल रिकॉर्डिंग छोड़ी होगी। सारी बातें सोचने के बाद फिनिक्स ने डेनवर से कहा कि वो ओरलैंडो के प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करे। तो बाबू भैया लड़की के चक्कर में डेनवर ने भी इस बात के लिए हाँ कर दिया। खैर जब वो चेक कर रहे थे तब शुरुआत में तो वीडियोस नॉर्मल लगती है। वो उसमें देखते हैं कि ओरलैंडो जिम कर रहा था और अपना खाना खाने का डेली रूटीन भी फॉलो कर रहा था। लेकिन जब वो आखिरी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे तब उसमें ओरलैंडो एक मशीन पे वर्कआउट कर रहा था और अचानक स्क्रीन में ग्लिच होने लगा। लेकिन उस बीच से उसके चीखने की आवाज सुनाई दी, जिससे सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। और जब वापस से स्क्रीन नॉर्मल हुई तो उन्होंने देखा कि ओरलैंडो का बंकर पूरी तरह से खाली है और साथ ही बंकर का डोर खुला हुआ था। वो रिकॉर्डिंग 5 घंटे से ज्यादा की थी, इसलिए डेनवर ने एंड पार्ट पर जंप कर दिया। उसमें उन्होंने देखा कि बंकर का डोर धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। और जब ये सारी जानकारी ग्रुप के सामने रखी गई तो ह्यूस्टन अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और एक अजीब सी थ्योरी बताते हुए कहा कि ओरलैंडो ही इस सब चीज का मास्टरमाइंड है और कहीं ना कहीं शायद पूरा पैंडेमिक ही झूठ है।
बोस्टन ने कहा कि शायद वीडियो फेक भी हो सकती है, हालांकि उसे खुद भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद ये वीडियो सच भी हो सकती है। तभी फिनिक्स ने कहा कि इस बंकर से बाहर निकलने का वक्त आ गया है और जल्द से जल्द सबको यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। फिलहाल बोस्टन हमेशा की तरह सबसे पहले वोट करने को कहता है, लेकिन ह्यूस्टन ने इस वोटिंग में हिस्सा लेने से पहले ही मना कर दिया, जबकि एटलांटा ने कहा कि अभी ऐसे बड़े फैसले लेने का सही समय नहीं है। उसी रात फिनिक्स ने अपने बंकर को ठीक से देखना शुरू किया। सही से चेक करने पर उसे एक छोटी सी पैनल दिखाई दी जो दीवार में चिपकी हुई थी और लगभग निकलने वाली थी। और अब जैसे ही उसने उस पैनल को खोलना शुरू किया, तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक से ग्लिच करने लगी। उसने देखा कि ह्यूस्टन अपने हेड को दीवार में जोर जोर से मार रहा था और फिर अचानक पागल जैसे हंसने लगा। इतने में ही स्क्रीन वापस से ग्लिच करने लगी और जब कुछ देर में स्क्रीन सही हुई, तब उन्होंने देखा कि ह्यूस्टन अपने बंकर से गायब हो चुका था। जो देखने के बाद अब तो बोस्टन जैसे प्रैक्टिकल इंसान ने भी मान लिया था कि बंकर सब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। जिसके बाद फिनिक्स डेनवर को अपने डर के बारे में बताती है और फिर ट्राई करती है कि वो सो जाए, लेकिन नींद आने के बाद एक खौफनाक नाइटमेयर उसका पीछा नहीं छोड़ता। सपने में वो देखती है कि किसी ने उसके बंकर में घुसने की कोशिश की थी, मगर जब फिनिक्स उठती है तो उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। बंकर को ठीक से चेक करने पर वो देखती है कि एक छोटा सा चूहा उस लूज पैनल के जरिए उसके बंकर में घुस आया था जो उसने रात खुला छोड़ दिया था, जिससे उसका शक और ज्यादा बढ़ गया। तब वो उसी पैनल के अंदर हाथ डालकर देखती है, लेकिन वहाँ उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दीवार थी और ना उसका कोई एंड। जब बाकी लोग भी अपने बंकर्स चेक करते हैं तो सबको अपने वॉल्स में वैसे ही पैनल्स मिलते हैं और अंदर चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद उन सब के बीच एक और हीटेड आर्गुमेंट होता है, लेकिन इस बार फिनिक्स सामने आकर बिना किसी वोट या परमिशन के पूरे ग्रुप को कंट्रोल में ले लेती है और खुद नेचुरली लीडर बन जाती है। उसने डेनवर से कहा कि वो किसी और सर्वाइवर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे और बाकी सबको वहां से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए कहा, लेकिन शिकागो ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उन्हें इंतजार करने की जरूरत है। खैर, जब किसी को कोई एग्जिट रूट नहीं मिलता तो एटलांटा एक भारी कदम उठाती है। वहां से भागने का रास्ता ढूंढने के चक्कर में वो अपनी फूड सप्लाई पाइप को काट देती है ताकि वो देख सके कि पाउडर कहां से आ रहा है, लेकिन उस पाइप के पीछे भी एक बड़ी खाली सी वॉइड थी। पर तभी अचानक से एटलांटा का स्क्रीन ग्लिच करने लगता है और फिर एक शैडोई फिगर नजर आता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद में एटलांटा भी गायब हो गई, ठीक उसी तरह जैसे ह्यूस्टन गायब हुआ था। दूसरी तरफ शिकागो, जो अब तक सब कुछ इग्नोर कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो भी इस अकेली पड़ चुकी जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दुनिया के खत्म होने के बाद काफी सालों तक इस बंकर में बंद होने के बावजूद उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन और आखिरी डिसीजन लिया। तब उसने अपना ब्लैंकेट यूज करके खुद को लटका दिया और अपनी जान दे दी। तब बाकी सबने देखा कि शायद वो कुछ दिन से अपना खाना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि उसके खाने का पाउडर बंकर में ऐसे ही पड़ा था। शिकागो की मृत्यु के बाद जब बाकी बचे सर्वाइवर्स थोड़ा नॉर्मल होने लगे, तब डेनवर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सबके साथ शेयर किया। उसने बंकर के कंप्यूटर सिस्टम को डीपली एक्सेस किया था, जिसमें उसने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी जिसमें कुछ और लोग दिख रहे थे जो उनके ग्रुप्स के नहीं थे। हालांकि फुटेज में साउंड नहीं था, लेकिन विजुअल्स क्लियर थे। ज्यादातर लोग तो नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन कुछ शिकागो जैसे लोग आइसोलेशन की वजह से मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्टेड लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी और शॉकिंग बात ये थी कि डेनवर को सिर्फ 1000 लोगों के रिकॉर्ड्स मिले, जबकि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि 5 लाख सर्वाइवर्स बचे हैं। इसका मतलब ये था कि सिर्फ 1000 बंकर्स ही थे और बाकी सब झूठ था। कहीं ना कहीं पूरा रेस्क्यू प्लान एक बड़ी सी झूठी कहानी थी। इतना सब कुछ जानने के बाद फिनिक्स ने डिसाइड किया कि अब वो अपने खुद के बनाए टर्म्स पर इस बंकर से बाहर निकलेगी। तब उसने एक प्लान बनाया जिसमें वो टूटे हुए पैनल्स की शार्प एजेस यूज करके वो उन वायर्स को काटेगी जिनसे बंकर का डोर लॉक होता था। हालांकि उसे पता था कि इससे उनकी फूड और ऑक्सीजन का एक्सेस चला जाएगा, लेकिन फिलहाल उनके लिए बाहर निकलना ज्यादा जरूरी था। उसी दौरान फिनिक्स और डेनवर ने वहां से निकलने के बाद एक मिलने की जगह भी डिसाइड की, ताकि अगर वो लोग अलग हो जाएं तो वहां मिल सकें। इधर बोस्टन, जो हमेशा रूल्स को फॉलो करता था, उसने भी अपना वोट उनके पक्ष में ही दिया, क्योंकि उसे ट्रेडिशन को तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो तीनों एक साथ वायर्स काट देते हैं, जिससे तुरंत ही अलार्म बजना शुरू हो गए थे। लेकिन तब तक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने पर उनके सामने एक सीढ़ी दिखती है, लेकिन वो बस कुछ ही ऊपर जाके खत्म हो रही थी, जो देखकर सबको लग रहा था कि शायद ये एक जाल है। लेकिन तभी उन्हें एक और छुपा हुआ दरवाजा मिला, जो ठीक सीढ़ी के पीछे था। उसे खोलने पर उन्हें एक लंबा कॉरिडोर दिखाई दिया। बाहर जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो सब एक ही बिल्डिंग में थे, हालांकि उनके बंकर्स अलग अलग थे। तब फिनिक्स और डेनवर ने अपना पहला किस किया, जिसके बाद वो तीनों उस जगह को ठीक से देखने लगते हैं।
वो देखते हैं कि कॉरिडोर में जितने भी दरवाजे थे सब एक जैसे बंकर्स में ही खुल रहे थे। और फिर आखिर में उन्हें एक रूफटॉप का एग्जिट मिला। रूफटॉप पर पहुंचने के बाद वहां का नजारा देखकर तो वो सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल बिल्डिंग में थे जो कि चलती फिरती सिटी के बीच में मौजूद थी। रोड पर गाड़ियां चल रही थीं। देखने में बाहर की दुनिया एकदम नॉर्मल लगती है, जैसे कि कभी पेंडेमिक हुआ ही नहीं था। अभी वो देखते हैं कि बिल्डिंग के मेन गेट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उन्हें देखकर बोस्टन उन गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि फीनिक्स और डेनवर उस जगह से भाग सकें। लेकिन फीनिक्स उसी बिल्डिंग में रुकने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो बिना सच जाने वहां से नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो और डेनवर छिपते हुए उस बिल्डिंग के एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में घुस गए, जहां ऑफिसेस और फाइल से भरे रूम मौजूद थे। वहां पहुंचने पर फिनिक्स उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है और डेनवर एक वॉल पे कुछ तस्वीरें देखता है जिसमें उनके पूरे ग्रुप के सभी लोग थे। वो उस जगह की छानबीन कर ही रहा था कि इतने में ही वहाँ नैन नाम की एक औरत आ जाती है। ये वही औरत थी जिसने बंकर्स बनाए थे। तब वो तुरंत ही उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि नैन को पहले से ही पता था कि डेनवर काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है और फिलहाल नैन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन फिनिक्स जब नैन पर ज्यादा प्रेशर डालती है तब नैन उन्हें एक बहुत बड़े सच से रूबरू कराती है। वो उन्हें बताती है कि उन सबको कभी बचाया ही नहीं गया था और वो सब कैदी थे। यहाँ तक कि पैंडेमिक का पूरा सीन फेक था और न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए वीडियोस एक्टर्स के जरिए शूट कराए गए थे। साथ ही वो बताती है कि तुम सभी लोग पहले नॉर्मल जेल्स में कैद थे, जिसके बाद तुम्हें बिना बताए उन बंकर्स में ट्रांसफर किया गया था और तुम्हारी हर मील में स्लीपिंग पिल्स डाली गई थी ताकि तुम ज्यादा ना सोच सको। और अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि जिस दिन ऑरलैंडो को ग्रुप से निकाला गया था उसी दिन उसकी एक वीडियो लीक हो गई थी। और पब्लिक ने जब देखा कि क्रिमिनल्स को अकेले रहने के लिए प्राइवेट बंकर्स, फूड और बातचीत करने के लिए स्पेशल सिस्टम मिल रहे हैं तो लोगों में हड़कंप मच गया। इसलिए गवर्नमेंट ने बैकलैश के डर से प्रोजेक्ट बंद कर दिया और सबको फिर से जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद डेनवर गुस्से में नैन पर चिल्ला पड़ता है। तब नैन उसे बताती है कि उन सभी को सिलेक्ट करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस वक्त हर इनमेट को केयरफुली साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए चुना गया था ताकि वो लोग अपने रियल पास्ट को कभी बाकी लोगों से शेयर न करें और बंकर्स में जाने पर वो नए नाम, नए कोड के साथ नए तरीके से जीवन जिए। इतना सब कुछ जानने के बाद फिनिक्स उससे अपने बाकी ग्रुपमेट्स के बारे में पूछती है। तब नैन एक एक करके उसे सबकी असली पहचान बताने लगती है। वो बताती है कि ऑरलैंडो एक सीरियल किलर था और उसका कन्फेशन झूठा नहीं था। ह्यूस्टन जो एक गैंग मेंबर था और उसने 20 लोगों की जान ली थी। और एटलांटा को सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस था और उसने अपने ही 2 बच्चों को पानी में डुबाकर जान से मार दिया था। और शिकागो एक ड्रग एडिक्ट और छोटा मोटा चोर था, जबकि बोस्टन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर बाद में उसने अपने दोनों भाइयों को गोली मार दी थी ताकि सारा पैसा उसके पास आ जाए। दूसरी तरफ डेनवर भी एक सीरियल किलर था। वो डेटिंग एप्स के जरिए लड़कियों को फंसाता था और उसने 11 लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे खाए थे। इतना सब कुछ जानने के बाद फिनिक्स का दिल टूट गया, क्योंकि जिन्हें वो अब तक अपना दोस्त मानती थी वो सब एक झूठ था और कहीं ना कहीं वो सारे क्रिमिनल्स थे, यहाँ तक कि फिनिक्स खुद भी। आखिर में नैन कहती है कि एक्सपेरिमेंट एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन था और उसने सभी क्रिमिनल्स को एक नया चांस दिया था जिसमें वो बेटर इंसान बन सके, पर उसे नहीं पता था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से बंद हो जाएगा। इससे पहले कि वो कुछ और बताती कि तभी और गार्ड्स वहां आ गए। वो अपनी स्टन गन से फिनिक्स और डेनवर को बेहोश करके पकड़ के ले जाते हैं। और कुछ देर बाद जब फिनिक्स की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी और डेनवर भी उसके सामने कुर्सी से बंधा हुआ था। उस दौरान दोनों के बीच एक और सीरियस बातचीत होती है। फिनिक्स उससे कहती है कि उसे अपने ऊपर शर्म आती है क्योंकि उसने डेनवर पर भरोसा किया, मगर डेनवर उससे कहता है कि उसका प्यार सच्चा था, पर वैसे ही जैसे बाकी विक्टिम्स के लिए था। तब फिनिक्स उसे साइकोपैथ बताती है। हालांकि डेनवर उसकी बात को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद गार्ड्स वापस से सबको एक हॉल में ले जाते हैं और फिलहाल वहाँ उनका पूरा ग्रुप मौजूद था। वो सब एक दूसरे के सामने आए ही थे कि तभी ऑरलैंडो गुस्से में चिल्लाते हुए सब पे झूठी दोस्ती का इल्जाम लगाने लगता है और तभी वो अचानक से एक गार्ड पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और बाकी सबको शूट करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ऑरलैंडो को अपनी तरफ आता देखकर बाकी गार्ड्स तुरंत ही उस पर गोली चलाकर उसे जान से मार देते हैं, जिसके बाद बचे हुए ग्रुप को वापस से बंकर्स में भेज दिया गया, जहां से उनका ट्रांसफर रेगुलर जेल्स में किया जाना था, जबकि शिकागो की बॉडी को उसके बंकर से बाहर निकाल दिया गया और इसका सारा सामान बिना किसी इमोशंस के साथ फेंक दिया गया। फिलहाल फिनिक्स जब अपने रूम में वापस आई तो उसने अपने रूम में 2 ऐसी चीजें देखी जो उसके दिल के बहुत करीब थीं। एक उसकी माँ की फोटो जिसे उसने गुस्से में मार दिया था और एक छोटे से चूहे की बॉडी।
वो इकलौती जिंदा चीज थी जो कभी उनके आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस आई थी। और अब आखिर में सवाल ये था कि क्या नैन का एक्सपेरिमेंट सही था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसान को सुधारने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। और फिलहाल ये कहानी कुछ कोड नेम के साथ एक बंकर तक ही सीमित रह गई थी और यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।